Hello students, chapter motion in a plane, lecture number 17 for class 11 में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल बोलते किसको हैं। देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करके और उसको ग्रेविटी एक्शन में मूव करने के लिए फ्री छोड़ दें तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्लियर है? यानी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको इनिशियली किसी भी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, उसके बाद उसको केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर फ्री छोड़ दिया, तो उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, एन इसमें प्रोजेक्टाइल में नोट कीजिए, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी and which is then allowed to move under the action of gravity alone, move under the action of gravity alone is called projectile, is called projectile। उसके बाद देखिए, जो प्रोजेक्टाइल है मेनली हम यहाँ पे दो कैटेगरीज की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड वन इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। एंगुलर और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट वन है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आज हम इस वीडियो में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो और चाहे वर्टिकल हो, उसके कुछ अजम्पशंस रहेंगे, वो अजम्पशंस आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट अजम्पशंस नोट कीजिए, यानी जो चीज़ हम यहाँ पे अजम्पशंस की फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी किसी चीज़ को मानेंगे, वो नोट कर लीजिए। अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट क्या है? एयर रेजिस्टेंस विल बी, या एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। पहली अजम्पशन क्या है? एयर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यानी एयर और वैक्यूम को हम सेम मान के चलेंगे। एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। नेक्स्ट, नेक्स्ट अजम्पशन, the distance traveled along x-axis, the distance traveled along x-axis in time t, in time t is equal to x, the distance traveled along x-axis in time t is equal to x, and distance traveled along y-axis in the same time t will be y, is y। क्लियर है? नेक्स्ट अजम्पशन नोट कीजिए। द इनिशियल वेलोसिटी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, द इनिशियल वेलोसिटी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इज u नोट x, u नोट x is equal to u।
u नोट x is equal to u along x axis and u नोट y is equal to 0 along y axis, along y axis। तो ये हमारी अजम्पशंस रहेंगी। इन अजम्पशंस का यूज चाहे आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो और चाहे वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो, उन दोनों में हम इन अजम्पशंस का यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। अजम्पशंस का मतलब समझ गए कि ये हमारी कुछ मानी हुई चीज़ें हैं। अगर ये आपकी ऐसा है, यानी अजम्पशंस आर अप्लीकेबल, देन वी आर एबल टू ड्राइव द एक्सप्रेशन। इफ अजम्पशंस आर फेल, देन देयर इज़ नो वे टू एक्सप्रेस द प्रोजेक्टाइल मोशन मैथमेटिकली। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोई तरीका नहीं है अगर अजम्पशंस फेल हो जाती है। तो मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आर बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस। ये जो अजम्पशंस हमने लिए, मेनली एयर रेजिस्टेंस इज 0, इस अजम्पशन के ऊपर सारा का सारा आर्टिकल आपका बेस्ड होता है। तो शुरू करते हैं, नोट कीजिए। कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल, कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल, से ए बॉल is thrown horizontally, with an initial velocity u from the top of the tower of height h, from the top of the tower of height h, as shown in figure, तो फिगर में हम शो कर देते हैं। तो ये रहेगा आपका ग्राउंड और ये है टॉप ऑफ द टावर, जो हमारा टावर है उसका टॉप। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में हमने क्या किया, थ्रो किया। क्लियर है? वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो जैसे भी बनेगी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और वो थोड़ी देर में क्यों बताऊंगा उसके पीछे कारण है, क्योंकि हम पहले ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करेंगे, है ना। ट्रेजेक्ट्री होगी कैसी, तो उसकी जो शेप आएगी उस शेप हम बाद में ड्रॉ करते हैं, एक बार के लिए बाद में। बाकी आप पेपर में अगर आता है तो करते हैं डेफिनेटली। जो 2 प्रोजेक्टाइल, इनमें से एक 5 मार्क्स का हर तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं 11th से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे उनमें पक्का आता ही आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं अभी टॉपिक कर लो, उसके बाद बताऊँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस और क्या है। तो ये जो हाइट है ये हमने क्या माननी है, h, यहाँ से यहाँ तक। मैंने तो इतना काम करके छोड़ दिया, अब आगे क्या हुआ मेरे को नहीं पता। वो आगे जो हुआ उसको बोलते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री क्या रही। ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग समझते हो? जैसे आपने कभी अगर कोई मैच देखा हो क्रिकेट का, तो उसमें जो बैट्समैन होता है वो कोई बाउंड्री लगाता है, 4 या 6 लगाता है, तो उसके जो हाइलाइट्स दिखाते हैं उन हाइलाइट्स में दिखाएंगे इस तरफ इतने 6 गए, तो वो 6 जाते हैं तो बॉल जिस रास्ते से गई है उसको हाईलाइट करते हैं कि वो बॉल ऐसे गई। देखा होगा ना कि यहाँ पे बैट्समैन खड़ा था, एक बॉल ऐसे गई है, एक ऐसे गई है, एक इधर गई है, एक ऐसे। ये जो ऐसे ऐसे पाथ दिखाए हैं इनको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ होता है ना, कौन सा पाथ फॉलो किया, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो अब देखिए किसी छत के ऊपर खड़ा होकर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ, तो मैंने तो उसको नहीं कहा कि वो घूम के ऐसे जाए, या मैं तो नहीं चाह रहा था कि वो ऐसे जाए, लेकिन वो ऐसे गया। किसकी वजह से? ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से। मैंने तो उसको केवल थ्रो किया था सामने, बिल्कुल सामने, हॉरिजॉन्टली मैंने उसको क्या किया था, थ्रो किया था। उसके बाद क्या होगा और उसका पाथ कैसा होगा और क्यों होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैंने इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। मान लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बॉल को मैंने थ्रो किया उसका मास m था, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मास की, ठीक है। और उसको इनिशियली मैंने कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, u। तो अब देखिए
अब देखिए एक और है, ये अजम्पशन मान लो या आप करके देखोगे प्रैक्टिकली तो हमेशा ऐसा ही होगा। आपका ऑब्जेक्ट अगर मैंने थ्रो कर दिया, अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है तो जिस डायरेक्शन में मैंने थ्रो किया, किस डायरेक्शन में थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल में, तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शुरू से लेके लास्ट तक, यानी जब मेरे हाथ से छूट चुका तब से लेके और जब तक ग्राउंड पे नहीं टकरा जाता है, किसी सरफेस के नहीं टकरा जाता, तब तक उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, चाहे वो मोशन कितनी देर तक चलता रहे, एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी इनिशियल जो है वही फाइनल भी रहेगी, यानी बीच में भी कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। नोट कीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के नोट कीजिए। इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal velocity of the object, that is u, the horizontal velocity of the object remains constant throughout the motion, remains constant throughout the motion, वो शुरू से लेके लास्ट तक क्या रहेगी, सेम रहेगी, remains constant throughout the motion। ठीक है, अब देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्मॉल टी में मैंने ये कंसिडर पहले ही कर लिया अजम्पशन में कि उसने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इक्वेशन बना दूं क्या, उसके लिए मैं इक्वेशन बना दूं, हाँ चलिए नोट कर लीजिए फिर दोबारा, चाहे आप लेट इन एनी टाइम इंटरवल टी या आफ्टर टाइम टी इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई along x axis and y axis respectively, along x axis and y axis respectively, so the displacement we know that s is equal to, हमारे पास एक इक्वेशन होती है s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। ये इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ पहले x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के लिए अगर मैं यूज करूँगा तो x इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसको मैंने मानना है u नोट एक्स टी यू टी, ये है ना एक्स एक्सिस में, प्लस हाफ एटी स्क्वेयर प्लस हाफ ए अलोंग एक्स एक्सिस टी स्क्वेयर, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, मैं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग u की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट रहेगी, इट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, और ये आपके पास ये जो है ये क्या रहेगा u, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास ut, और t इज इक्वल टू x अपॉन में u। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट देके और यहीं पे छोड़ देते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए साथ साथ, और इसको लिख दीजिए t इज इक्वल टू x अपॉन में u। देखिए आप शुरू में कर रहे हो, आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा आप ये भी सोचोगे पता नहीं कभी कोई इक्वेशन उठा के लगा देते हैं, कभी कोई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा ही होगा आपके साथ, लेकिन इसी आर्टिकल को सेकंड टाइम आप याद करोगे, सेकंड टाइम आप इसको रिवाइज करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन यूज, क्योंकि अगर इसके अलावा दूसरी कर लेंगे तो क्या होगा, अपने आप पता चलता चला जाएगा। तो पहले आप डेरिवेशन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन क्यों यूज की जाती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन आई, इसको यहाँ पे मैंने लिख के छोड़ दिया। अब देखिए फॉर वाई एक्सिस के लिए, जैसे ये जो इक्वेशन इसको अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट माना है y, यहाँ पे मैं क्या लूँगा u नोट y इंटू में t प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वेयर। तो जो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो इसने कहाँ ट्रेवल किया, डाउनवर्ड ट्रेवल किया है। ठीक है, कहाँ ट्रेवल किया है, डाउनवर्ड ट्रेवल किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियली वाई एक्सिस में क्या उसकी कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी, जिस टाइम पे मैंने उसको थ्रो किया तो केवल और केवल कहाँ चल रहा था वो एक्स एक्सिस में, इसलिए ये क्या होगी आपकी 0, तो ये टर्म 0 होगी कंप्लीट। तो बच गया आपका, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 ए वाई, ऊपर से नीचे, नीचे क्यों आ रहा है ऑब्जेक्ट, केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से, क्या यूज करूँगा माइनस ऑफ जी, क्या यूज करूँगा माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वेयर, ये माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये आ गया
-1/2 GT², इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/2 GT²। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल टू 1/2 Gx² अपॉन में u²। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, मेरे पास इक्वेशन आ गई है ये। अब देखिए इसमें से कुछ पार्ट तो है कांस्टेंट, क्या आपको दिख रहा है? क्या g की वैल्यू किसी पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। ये हमारी अजम्पशन रहेगी कि g चाहे किसी भी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें वो g की वैल्यू हम 9.8 ही लेंगे, और चाहे कितनी ही ऊपर जाके, वैसे g की वैल्यू वेरी करती है, आपको पता है ना, हाइट के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका वेरिएशन होता है वो बहुत 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 कम होता है, इसलिए हम उसको मान के चल रहे हैं कि g की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसको हम फिक्स मान के चलेंगे और वो आपकी 9.8 ही हम लेंगे। तो यहाँ पे g हो गया कांस्टेंट, u मैंने क्या कहा है पहले ही कि ये कांस्टेंट है ही। तो अब क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू, ये देखिए g अपॉन में 2u², है ना, ये टर्म को अलग कर देता हूँ और इनटू में x² अलग कर देता हूँ, तो ये हो गया एक कांस्टेंट। ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट। इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ? कांस्टेंट, एंड लेट इट इज इक्वल टू k, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? k। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू kx²। अब आपकी ये इक्वेशन देखी हुई है, ये इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। बताइए मेरे को ये इक्वेशन देखी हुई कि नहीं? y इज इक्वल टू kx²। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो यहाँ से पैराबोलिक पाथ इसका रहेगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री आ गई है, ठीक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री आ गई है कैसी? पैराबोलिक। यहाँ पे ये मैंने h मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर इसके पाथ की बात करूँ तो कैसा रहेगा? पैराबोलिक। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कि कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, इसका पाथ कुछ ऐसा रहेगा, ये यहाँ पे आके गिर जाएगा। सपोज इसने एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो क्या लिया? एक्स एक्सिस में इसने जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है वो ट्रेवल किया, वैसे डिस्प्लेसमेंट लेना है, कितना रहेगा आपका? एक्स मैंने मान लिया है। वाई एक्सिस में जो था वो एच मानना था, विच इज़ इक्वल टू वाई था वाई एक्सिस के लिए, ये मैंने मान लिया था। अब मैंने इसको डिज़ाइन किया है, समझ गए कहाँ से आया ये पाथ? ऐसा कहाँ से आया, क्यों आया? मैंने पहले ट्रेजेक्ट्री निकाली है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी, या उसको शो करके दिखाइए कि वो पैराबोलिक रहेगी। तो यही पार्ट आपका करना होता है। क्या है? दो इक्वेशन लिखोगे, एक एक्स एक्सिस के लिए एक वाई के लिए, एक्स से टी की वैल्यू निकालोगे और वाई वाले में पुट कर दोगे, आपके पास उसको हम उसको y और x के लिए सोल्व कर देंगे। एक साइड में y रहना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड में, तो वहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना है कि कौन चीज़ कांस्टेंट रहेगी, क्यों रहेगी, उसको आप अलग कर दीजिए, जो नहीं रहेगी उसको अलग कर दीजिए, और वहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि y इज इक्वल टू kx², हैंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की। सेकेंड पार्ट इसका अगर मैं बात करूँ तो और क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखाइए। कैसे निकालोगे? सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, नोट कर लीजिए। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए? यानी कितनी देर तक आपका ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद हवा में रहा, यानी टाइम टेकन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द ग्राउंड, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक पहुँचने में जो टाइम लिया उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है तो ऊपर से नीचे आपका ऑब्जेक्ट आया है, एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम पीरियड आ चुका है ना, टोटल टाइम पीरियड। तो वो टोटल टाइम पीरियड वाली इक्वेशन यहाँ पे अगर मैं यूज़ करके और आगे सोल्व करना चाहूँ
तो शायद मेरा काम बन सकता है, तो शायद मेरा काम बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर द टाइम टेकन, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, and during this trajectory, during this time period, the distance traveled along y-axis is h. The distance traveled along y-axis is h. Now यही इक्वेशन फिर दोबारा यूज करूँगा किसके लिए, y एक्सिस के लिए। तो क्या होती है आप सभी को पता है, y इज इक्वल टू यू नोट वाई टी प्लस 1/2 a y t स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाली इक्वेशन का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। अब देखिए जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे उनको मैं 1 बाई 1 पुट कर देता हूँ। सबसे पहले y की वैल्यू ऊपर से नीचे आए हैं तो माइनस ऑफ h हम लेंगे, t की वैल्यू हम t लेंगे, u नोट y की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो h इज इक्वल टू किसके लिए बनेगी, मेरे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, h इज इक्वल टू, चलिए माइनस h रखना है ना, ये 0 हो गया, ये बच गया -1/2 जी टी स्क्वेयर, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये t क्या हो गया, कैपिटल। तो यहाँ पे टी स्क्वेयर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है, ये जाएगा इधर तो ये जाएगा ऊपर, ये हो गया 2h अपॉन में g, 2h अपॉन में g। नाउ t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √2h/g। क्या आ गया है, t इज इक्वल टू √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन आ गई है t इज इक्वल टू √2h/g। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये पूछ सकता है व्हाट इज टाइम पीरियड एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है, या टाइम ऑफ फ्लाइट से आप क्या समझते हो, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें सोल्व करना है, तो नोट कीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल horizontal distance covered by the projectile from the foot of the tower, from the foot of the tower to the point from the foot of the tower to the point where projectile hits the ground is called horizontal range. From the foot of the tower to a point where the projectile hits the ground. तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू यू नोट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब ये आपको पता ही है, यहाँ पे t कौन सा यूज़ होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। सही बात है या नहीं है, कौन सा टाइम यूज़ करोगे, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट वाला यूज़ करोगे, यानी t इज इक्वल टू टी और विच इज इक्वल टू √2h/g। a की वैल्यू क्या होती है, ax इज इक्वल टू 0 और u नोट x इज इक्वल टू क्या होता है, u। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू r। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, r ले लेते हैं, ताकि एक्सप्रेशन r के लिए आ जाए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आ जाए। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी जगह पे u रखिए, t कैपिटल T, इसकी जगह पे √2h/g रखिए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, बाकी टर्म क्या होगी, 0। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया u × 2h/g। r इज इक्वल टू u × √2h/g।
ये आ गया है ओरिजेंटल रेंज, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब तक हमने ये डेरिवेशन कर लिए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट इसका एक पार्ट और आ जाता है, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज एट एनी टाइम t, सपोज एट एनी पॉइंट t द प्रोजेक्टाइल द ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट p एज शोन इन फिगर। एट एनी टाइम t द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट p एज शोन इन फिगर। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x एक्सिस में वेलोसिटी इधर होगी और y एक्सिस में इधर होगी, और नेट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप सभी को पता है वो इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। तो इधर जो वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी, इस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी रहेगी, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, vx मान लेता हूँ, और x एक्सिस में जो है उसको vy मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, vy। ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी इसको मैं vt नाम दे देता हूँ, वेलोसिटी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम t। बताइए ये बात क्लियर है या नहीं है, इतना क्लियर है या नहीं है। अब 1 बाई 1 जो इक्वेशन आई थी आपके पास कहीं ना कहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, उसका यूज़ करेंगे एक बार x एक्सिस के लिए और एक बार y एक्सिस के लिए। चलिए शुरुआत करता हूँ। वी नो दैट, देखिए वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80, उसका यूज़ कर रहा हूँ तो v की जगह पे तो क्या लूँ, x एक्सिस के लिए vx, u की जगह पे u नोट x प्लस a की जगह पे 0 इंटू टी, तो मेरे पास आ गया vx इज इक्वल टू u, vx इज इक्वल टू u। सिमिलरली vy के लिए मैं इसको लिखूँगा तो क्या होगा, vy इज इक्वल टू u नोट y प्लस ay t। तो vy इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू, बताइए क्या ले, vy तो हमें निकालना ही है तो क्या कर देता हूँ, vy इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ से देखिए ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया 0। इसकी बात करूँ तो ये हो गया आपका g, ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा g, और ये हो जाएगा टी स्क्वेयर, तो जी टी स्क्वेयर कर दो, नहीं सॉरी जी टी, ये आ गया आपके पास जी टी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वी वाई को स्लाइड करके इधर लेके जाता हूँ और इस पैरेललोग्राम को पूरा कर देता हूँ। समझ गए होगे आप क्या करना है। अब इस पैरेललोग्राम को ऐसे करके पूरा करता हूँ तो इससे ये एंगल में मान लेता हूँ बीटा, और मेरे को निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, एक तो वी एक्स और एक वी वाई, ये दोनों क्या हैं आपके दो वेक्टर्स हो गए और एडजेसेंट हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज वी टी, और विच इज इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस कितना है यहाँ पे 90 डिग्री अंडर द रूट। सही बात है कि नहीं होता है, फॉर्मूला कोस 90 पे होता है 0, तो वी टी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। नाउ बाई यूजिंग इक्वेशन, एक को ए नाम दे दीजिए और एक को बी नाम दे दीजिए। नाउ बाई यूजिंग इक्वेशन बी वी कैन राइट वी टी इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर अंडर द रूट। तो ये आगे है रिजल्टेंट वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर अंडर द रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइंड द एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो इस ट्रायंगल से क्या निकाल दोगे, tan बीटा। समझ गए ना। इस ट्रायंगल को नाम दीजिए, ये P पॉइंट था, P, इसको कोई भी नाम दीजिए R और इसको S। P क्या हुआ R, इससे tan बीटा निकाल दीजिए, तो ये क्या बनेगा बेस और ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर। होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी वाई अपॉन में वी एक्स। तो यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स, और विच इज इक्वल टू, नाउ बाई यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी, वी एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, या वी वाई की जगह पे जी टी, और इसके नीचे क्या रख सकता हूँ वी एक्स की जगह पे यू।
तो tan बीटा इज इक्वल टू दिस और बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स GT अपॉन में U, ये भी आप लिख सकते हो एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपके पास एंगल विद हॉरिजॉन्टल आ गया है। इतने ही पार्ट आपको करने होते हैं। कई बार एक पार्ट इसमें और पूछ लिया जाता है, वो होता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। उस टाइम पे वेलोसिटी निकालिए जब ये ग्राउंड को हिट करे। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम पे Vy की वैल्यू आपको निकाल देनी है एट ए टाइम t, यानी यहाँ पे केवल और केवल क्या करना होता है, कैपिटल T, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इक्वेशन 3 से यहाँ रख दीजिए, वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड आ जाएगी। ये क्या रखोगे यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये यहाँ पे रखोगे तो ये 2GH और ये G वगैरह कैंसिल वगैरह होके जो भी बनेगा, एक बार देख लेता हूँ क्या बनता है ना, लिख लीजिए ये भी, वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड बाय यूजिंग इक्वेशन 3 वी कैन राइट V इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल T आएगा ना, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये तो एज इट इज़ रहेगा U² प्लस G² एज इट इज़ रहने दीजिए, t की जगह पे कैपिटल T² की वैल्यू रख दीजिए, यानी 2h/g हो जाएगा, 2h/g, इस g से स्क्वायर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू U² प्लस g यानी 2gh अंडर द रूट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल एक बार इक्वेशन बदली है, कब, जब आपको क्या निकालनी पड़े, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़े। अदरवाइज सभी में वही y और x के लिए इक्वेशन, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 वाली इक्वेशन यूज हुई, हाफ 80 स्क्वायर वाली, उन्हीं दो इक्वेशन से सारा का सारा डेरिवेशन हो जाता है। केवल एक बात आपको याद रखनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए v चाहिए तो v वाली इक्वेशन चाहिए। v वाली इक्वेशन कहाँ से मिलती है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से मिलती है। ठीक है, बहुत इजी सा आर्टिकल है, आप अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी मेरे को पता है बहुत से बच्चों का रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल पा रहा, वो इसलिए क्योंकि आप ये मान के मत चलिए जिस बच्चे ने रेगुलरिटी दिखाई है पढ़ने में और बहुत मेहनत की है वही बच्चे उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। बाकी जो बच्चे कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कॉपी में से देख के कर लिया कभी कुछ, उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आनी होती हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि 11th क्लास की फिजिक्स फील्ड डिसाइडेड होती है। अगर किसी एक बच्चे को एक टॉपिक ना आए तो ये मत सोचना कि फिजिक्स नहीं आई। मान लिया किसी को अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स सोल्व करनी नहीं आई तो ये मत सोचना फिजिक्स हार्ड है और हमें नहीं आ रही, नहीं, वो एक टॉपिक ऐसा था। यानी क्या ज़रूरी है कि आप सभी एंगल डिसाइड करने वाले यानी सारे के सारे साइंटिस्ट बनोगे क्या, कुछ और भी तो बन सकते हैं। तो सारे के सारे फील्ड डिसाइडेड टॉपिक होते हैं, तो किसी को कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो किसी को कोई, वैसे हार्ड कोई भी नहीं है, सारी बहुत ईजी है। वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका माइंड किस तरफ ज़्यादा काम करता है, उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये मत मान के चलिए बिल्कुल भी, अगर किसी को रेन मैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम नहीं आई तो हमें फिजिक्स नहीं आई, नहीं, बहुत ईजी है, बाकी पार्ट बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल का आर्टिकल आना सभी को जरूरी, लेकिन इसके न्यूमेरिकल मैं नहीं मान सकता कि 100% सभी को आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्या आप सभी मिसाइल की रेंज सेट करने वाले बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। अगर आप सभी बन गए तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, पूरा देश पड़ा है बाकी, है ना। हाँ, सीख सकते हो आप, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन नॉट मोर देन 50%। जो टोटल बच्चे हैं उनके 50% स्टूडेंट्स को ही प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स आ पाएंगे। तो आप ये मान के ना चलें कि हमें फिजिक्स नहीं आ रही, कि फिजिक्स फील्ड डिसाइडेड है, तो आपके फील्ड डिसाइड करने वाले टॉपिक्स हैं। तो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट बन जाए वो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा इट मीन्स आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हो। क्लियर? आपको किसी को भी ये लगे कि मेरे को ये नहीं आ रहा, आप मेरे से डिस्कस करें कि ये मेरे को नहीं आ रहा, इससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है, या ये चीज़ मेरे को आ गई समझ में, या आप मेरे को तो आई नहीं अब तक लेकिन मेरे को समझनी है, तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करें उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, डेफिनेटली आप सभी को आएगा, लेकिन जितना मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन से और ये आर्टिकल, ये सभी को आने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप डेली के वीडियो डेली वॉच कीजिए और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, 100% सभी को अच्छे से समझ में आएगी।
थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि जो फिजिक्स है अच्छे लेवल का सब्जेक्ट माना जाता है। बताया था किंग सब्जेक्ट है, किंग ऑफ द यूनिवर्स है, तो ऐसा तो है नहीं। किंग अगर है तो सभी इसके नज़दीक चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो फिजिक्स के अंदर मेहनत करेगा, फिजिक्स उसको धोखा कभी नहीं देती, हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा आपका करेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स होती है अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे, कंसंट्रेशन से वीडियो को वॉच करोगे, तो फिजिक्स से इंटरेस्टेड इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एंड नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट फिजिक्स इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना फिजिक्स के पॉसिबल हो पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।